मोहिनी जी अपने कमरे में लेटी हुई थीं। तभी उनकी बहू सुमन हाथ में ट्रे लिए कमरे में आई। ट्रे में चाय रखी हुई थी। माँ जी, आपके लिए चाय लेकर आई हूँ, उसने मधुर स्वर में कहा। तो मोहिनी जी ने आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोली, बहू, तू तो मेरी हर ज़रूरत बिना कहे ही समझ जाती है। तभी पीछे से उनका बेटा भी कमरे में आते हुए बोला, अरे वाह सुमन, क्या खुशबू है चाय की। तुम तो दिन ब दिन माँ जैसी बनती जा रही हो। ये सुन सुमन ने हंसते हुए कहा, माँ जी को देखकर ही तो सीखा है मैंने सब कुछ। तभी मोहिनी जी ने चाय की एक घूंट भरी तो वो हल्का सा रुकी। स्वाद आज कुछ अलग सा लगा। मीठी ज़रूर थी पर कुछ तो अजीब था। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बहू, आज चाय का स्वाद थोड़ा अलग लग रहा है। तभी सुनील तुरंत बोला, माँ, ये तुम्हारा रोज का डायलॉग है। कभी चाय ज़्यादा मीठी तो कभी कम मीठी, कभी ज़्यादा अदरक तो कभी कम। अब आप चुपचाप चाय पी लीजिए, आज आपका कोई बहाना नहीं चलेगा। मोहिनी जी कुछ कहती उससे पहले ही बहू ने कहा, माँ जी, आज मैंने कुछ नया ट्राई किया है। थोड़ी इलायची, काली मिर्च और लौंग भी डाली है। आज शायद उसी का स्वाद अलग लग रहा हो, पर नींद बहुत अच्छी आएगी। तो मोहिनी जी भी मुस्कुरा दी और चुपचाप धीरे धीरे पूरी चाय खत्म कर दी। सुमन ने झुककर गिलास उठाया और हल्की मुस्कान के साथ बोली, माँ जी, आपके सिरहाने पानी का जग भी रख दिया है और आपकी दवा भी वो लेकर सो जाना। तो मोहिनी जी ने हल्के से मुस्कुराते हुए हामी भर दी। सुमन चाय की ट्रे उठाकर बाहर चली गई। सुनील भी उसके पीछे पीछे चला गया। तो मोहिनी जी ने दवा ली, पानी पिया और फिर चुपचाप तकिए पर सर रखकर सो गई। सुबह जब नींद खुली तो देखा 7 बजे हुए थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। फिर सोचा, क्यों ना बेटे बहू के लिए आज मैं ही चाय बना दूं। ये सोचते हुए मोहिनी जी धीरे धीरे कदमों से रसोई की ओर चल पड़ी। रसोई में जाकर उन्होंने गैस जलाई और पहले पानी रखा, फिर अदरक और इलायची की तैयारी में जुट गई। धीरे धीरे रसोई में चाय की खुशबू भर गई। इधर बिस्तर पर सुमन ने करवट बदली। चाय की खुशबू उसकी नाक तक पहुंची तो उसने आंखें खोली और बिस्तर से उठते हुए बुदराई, इतनी तेज खुशबू चाय किसने बनाई है। वो उठी और कमरे से बाहर आई तो रसोई ने मोहिनी जी खड़ी थी। तभी मोहिनी जी ने उसकी ओर देखते हुए कहा, सुमन, बहू उठ गई, देखो आज मैंने चाय बनाई है। ठंड बहुत है ना, अच्छा ऐसा कर सुनील को भी उठा दे। कहते हुए मोहिनी जी चाय कप में डालने लगी तो उनके हाथ हथराने लगे। उन्होंने सुमन से कहा, बहू, चाय तो मैंने बना दी है, बस जरा तू कप में डाल दे। सुनील को गरम गरम चाय देना, और हाँ, मेरे लिए सिर्फ आधा कप ही डालना, अब ज़्यादा चाय नहीं पी जाती। कहते हुए मोहिनी जी बाहर हॉल में आकर बैठ गईं। तभी सुनील भी बाहर आ गया। चाय पीने के बाद मोहिनी जी ने अपने बेटे की ओर देखते हुए कहा, बेटा, क्या तुम मुझे एक बार डॉक्टर के पास ले आएगा? क्या हुआ माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो कुछ और बोल दो उससे पहले मोहिनी जी हल्की मुस्कान के साथ बोली, अरे तू इतना क्यों घबरा जाता है? कुछ नहीं हुआ, मुझे बस 3-4 दिन से सिर में हल्का दर्द हो रहा है, सोचा डॉक्टर से दवा ले लूँ। तभी पास में बैठी सुमन मुस्कुराते हुए बोली, माँ जी, आपको डॉक्टर के पास मैं ले चलूँगी, इनके पास वैसे भी बहुत सारा काम रहता है। इतना सुनते ही सुनील का चेहरा तन गया। वो दृढ़ स्वर में बोला, लेकिन सुमन, मेरे लिए सबसे पहले मेरी माँ है, बाकी काम बाद में है। थोड़ी देर चुप्पी के बाद मोहिनी जी ने बात को संभालते हुए कहा, वैसे ठीक ही कह रही है बहू, मैं इसके साथ ही चली जाऊंगी। ये सुन सुमन थोड़ा मुस्कुरा दी, लेकिन उसकी मुस्कुराहट के पीछे क्या कारण था ये मोहिनी जी भी नहीं समझ पाई। दोपहर के बाद सुमन मोहिनी जी को डॉक्टर के से दवाई दिलाकर ले तो आई थी, लेकिन मोहिनी जी के मन में अब एक बेचैनी बनी हुई थी। रह रहकर डॉक्टर की वो बात उनके कानों में गूंज रही थी जो उन्होंने बाहर बैठकर सुनी थी। जब उनका चेकअप हो चुका था और वो बाहर इंतजार कर रही थी, तभी सुमन डॉक्टर के केबिन में अंदर गई। दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। मोहिनी जी के कानों में हल्की सी आवाज़ पड़ी, जैसा मैंने आपको बताया था, आप वैसी ही दवा देना। हाँ मैडम, वैसी ही दवाई दी है, लेकिन ध्यान रहे इसमें मेरा नाम नहीं आना चाहिए। वो आवाज़ डॉक्टर की थी, जिसे सुनकर मोहिनी जी सन्न रह गईं। उन्होंने सर झुका लिया। कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, क्या उन्होंने सच में यही सुना था या उनका वहम था। उनके दिल ने कहा, नहीं सुमन, ऐसे नहीं हो सकती, लेकिन दिमाग अभी सवालों से भर गया था। फिर भी उन्होंने सुमन से कुछ नहीं पूछा, बस चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। पर दिल अब बेचैन रहने लगा था। वो खुद से सवाल करती रहती कि कभी कभी अपने मन का डर भी तो हमें आवाज़ सुनाने लगता है। शायद वही हुआ हो। सुमन अगर कुछ गलत करती तो इतने अपनेपन से मेरी सेवा क्यों करती? ये सोचकर वो धीरे से मुस्कुराई और बोली, शायद मैं ही पागल हो गई हूँ। मेरी बहू तो सच में बहुत अच्छी है, लेकिन दिल जो मान रहा था वो दिमाग मानने को तैयार नहीं था। कहीं कोई बात तो ज़रूर थी जो धीरे धीरे खुलने वाली थी।
एक महीना ऐसे ही बीत गया। एक दिन मोहिनी जी रोज की तरह घर के बाहर बने छोटे से बागीचे में टहल रही थी। सर्द हवा के हल्के झोंके उनके दुपट्टे से खेल रहे थे। तभी उनकी नजर एक कोने में खड़ी अपनी बहू सुमन पर गई। वो किसी अनजान युवक से बात कर रही थी। मोहिनी जी को हैरानी हुई। उन्होंने थोड़ा और गौर से देखने की कोशिश की, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तो वो धीरे से बागीचे के पत्थर की बनी बेंच के पीछे छिप गई। उनका मन बेचैन उठा। आके सुमन इस वक्त इस अजनबी से क्या बात कर रही है, वो सोच ही रही थी। तभी उस युवक ने अपनी जेब से एक सफेद लिफाफा निकाला और सुमन की ओर बढ़ा दिया। सुमन ने इधर देखा, फिर लिफाफा लिया लड़का वहां से जा चुका था। ये सब देखकर मोहिनी जी का मन और भी व्याकुल हो गया। उनके मन में कई सवाल एक साथ उभरने लगे। सोचने लगी कि आखिर ये लड़का कौन था, इसने सुमन को लिफाफा क्यों दिया, और इसमें ऐसा क्या था जो सुमन इतनी खुश हो रही है। तभी सुमन ने किसी के पास फोन किया और बोली, हाँ सब वैसा ही हो रहा है जैसे प्लान किया था। उसके बाद सुमन के मुंह से कुछ ऐसा निकला जिसे सुनकर मोहिनी जी की रूह कांप उठी। वो अवाक खड़ी रह गई। सुमन फोन पर बात खत्म करके वहां से जा चुकी थी, लेकिन मोहिनी जी अभी उसी जगह पथराई आंखों से खड़ी थी। उन्होंने किसी तरह खुद को संभाला और कांपते कदमों से अपने कमरे की ओर बढ़ गईं। कमरे में जाकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गईं। आंखें खुली थीं, लेकिन उन आंखों में अब नींद की जगह डर और संदेह था। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि अपने बेटे सुनील से भी नहीं। थोड़ी देर बाद जब सुमन चाय लेकर कमरे में आई तो मोहिनी जी ने खुद को सामान दिखाने की पूरी कोशिश की। माँ जी चाय पी लीजिए, हल्का गर्म है, सर्दी में अच्छी लगेगी। तो मोहिनी जी ने मुस्कुराने की कोशिश की, पर वो मुस्कान एकदम फीकी थी। उन्होंने सिर हिलाया और सिर्फ इतना कहा, रख दो, बाद में पी लूंगी। सुमन ने उन्हें गौर से देखा, पर कुछ पूछे बिना ही चली गई। दरवाजा बंद होते ही मोहिनी जी ने अपनी साड़ी के पल्लू से आंखें पोंछ ली और चुपके से चाय का कप उठाकर चाय खिड़की से बाहर फेंक दी और चुपचाप जाकर अपने बिस्तर पर लेट गई। लेकिन आंखों में नींद का नामो निशान तक नहीं था। आधी रात बीत चुकी थी, लेकिन उनके भीतर का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। दिल में एक अनकहा डर था, मन में गहराता हुआ शक और दिमाग में सैकड़ों सवाल किसी मुफ्त तूफान की तरह उमड़ रहे थे। कभी कभी वो आंखें बंद करती तो अंदर की बेचैनी और बढ़ जाती। सच्चाई को अनदेखा करने की लाख कोशिश की, पर हर बार वही शक, वही आवाज़, वही चालाकियां उनकी आंखों के सामने घूम जाती। उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में एक अलग ही शक्ति उतर आई। अब उन्होंने फैसला किया कि बहुत हो गया, अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अगले दिन जब बहू के चाय लाने का समय हुआ तो मोहिनी जी हाथों में वो पुरानी सी गुड़िया लेकर बैठ गए, जिसे उन्होंने वर्षों पहले कहीं अलमारी में रख दिया था। धीरे धीरे वो उसी से बातें करने लगी। राधा देख, वो फिर आई है, वही चुड़ैल मुझे मारेगी। उन्होंने एकदम मासूम सी मुस्कान के साथ गुड़िया को गले से लगा लिया। उसी वक्त सुमन चाय लेकर उनके कमरे में आई। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? वो धीरे से बोली। मोहिनी जी ने गर्दन घुमाई। उनकी आंखों में डर, मासूमियत और थोड़ा सा पागलपन साफ झलक रहा था। चुप, वो मुझे मारने आई है। तुम देख रही हो ना राधा, वो गुड़िया से कहती रही। सुमन खुश हो रही थी। वो जो चाहती थी अब वही हो रहा था। अब ये पूरी तरह पगला गई हैं। वो मन ही मन बुदबुदाई और बिना चाय दिए ही लौट गई। लेकिन उसके चेहरे पर कोई रहम नहीं था, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि थी। उधर कमरे में बैठी मोहिनी जी ने जैसे ही उनकी परछाई जाते हुए देखी तो तुरंत उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। चल बेटा, तेरा खेल अब शुरू हुआ, और मेरा भी। सुबह के करीब 8 बजे थे। सुनील तैयार होकर नीचे ड्राइंग रूम में बैठा ही था कि किचन से आवाज़ आई, सुनील जरा देखना, माँ उठ गई क्या? चाय ठंडी हो जाएगी। हाँ देखता हूँ, कहते हुए माँ के कमरे की ओर बढ़ गया, लेकिन सामने का नज़ारा देखकर सुनील वहीं छिटक गया। मोहिनी जी जमीन पर बैठी थी, हाथ में एक पुराना तकिया लिए उससे बातें कर रही थी। नहीं तुम मत जाना, सब मुझे छोड़कर चले गए हैं। अब तुम भी जाओगे क्या? फिर अचानक रोने लगी। ये देखकर सुनील घबरा गया। माँ माँ क्या कर रही हो आप? मोहिनी जी ने ऊपर देखा, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी वीरानी थी, जैसे पहचान ही ना पा रही हूँ। फिर धीरे से बोली, तू कौन है? तू भी आ गया मुझे ले जाने? नहीं, मुझे मत ले जाना। माँ क्या हुआ आपको? मैं सुनील हूँ, आपका बेटा। मोहिनी जी उसकी ओर घूरती रही, फिर एक झटके से मुंह फेर लिया। नहीं, तुम नहीं हो मेरा बेटा, तो मुझे बहुत प्यार करता है। तुम नहीं हो सकती। सुनकर सुनील के चेहरे का रंग उड़ गया। वो अपनी माँ को खड़ा कर बिस्तर पर बिठाने लगा। तभी पीछे सुमन आ गई। क्या हुआ? उसने बनावटी चिंता जताते हुए पूछा। तो सुनील ने इशारे से चुप रहने को कहा। कुछ तो गड़बड़ लग रही है, माँ मुझे पहचान नहीं रही। सुमन ने नज़र झुका ली। अंदर ही अंदर उसकी मुस्कान छुप नहीं रही थी। मन में थोड़ा सोचा, अच्छा है। असर शुरू हो गया। सुनील माँ को बिस्तर पर बिठाकर बाहर आया और सोफे पर बैठकर माथे पर हाथ रखकर कुछ सोचने लगा। कुछ देर बाद सुमन उसके पास आकर बैठ गई और धीरे से बोली, सुनील तुम ठीक हो तो हो ना? सुनील ने एक गहरी सांस ली
और बोला, मुझे समझ नहीं आ रहा सुमन, माँ की हालत ऐसे कैसे हो गई? उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। तो सुमन उसकी बात को काटते हुए बोली, नहीं सुनील, ऐसा मत करो। अगर हम माँ जी को डॉक्टर के पास लेकर गए तो वो उन्हें अस्पताल में भर्ती कर लेंगे, फिर लोग बातें करेंगे कि माँ जी पागल हो गई हैं और ये सब हमारी इज्जत के खिलाफ होगा। सुनील ने थोड़ी देर के लिए सोचा और फिर माँ की हालत को देखकर चिंतित हो गया। लेकिन सुमन, हमें कुछ तो करना चाहिए। माँ की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। सुमन ने उसे शांत कराते हुए कहा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो सुनील, सब ठीक हो जाएगा, हम सब संभाल लेंगे। अभी के लिए हम माँ जी को घर पर ही आराम करने देते हैं और फिर अगर ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ी तो अस्पताल ले जाएंगे। सुनील कुछ देर चुप रहा। उसके चेहरे पर दुविधा साफ झलक रही थी, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी पत्नी के चेहरे पर जो मासूमियत थी उसके पीछे कितना जहर छुपा है। वहीं अंदर बैठी उसकी माँ मोहिनी जी उसकी ये हालत देखकर मन ही मन बोली, मुझे पता है बेटा, तुम्हें अपनी माँ को इस हालत में देखकर कितनी तकलीफ हो रही है, लेकिन बेटा अभी मैं तुझे कुछ नहीं बता सकती। अगले दिन सुबह अचानक दरवाजे की बेल बजी। सुबह सुबह कौन आ गया? मन ही मन बड़बड़ाते हुए सुमन ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी मासी सास ममता जी को देखकर चौंक गई, लेकिन फिर खुद को सामान करते हुए मुस्कुराते हुए बोली, अरे मासी जी, आप ऐसे अचानक खबर कर देते तो मैं आपको लेने आ जाती। तो ममता जी ने मुस्कुराकर कहा, अगर पहले बता देती तो तुझे सरप्राइज़ कैसे देती? बहू और ये मोहिनी नज़र नहीं आ रही? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई, वो तो मंदिर गई होंगी ना। कुछ ही कहो, कुछ भी कहो बहू, तुम्हारी सास में अभी भी कितनी हिम्मत है, इतनी ठंड में भी सुबह सुबह मंदिर चली आती हैं। मेरे बस की तो बात नहीं। तो सुमन कुछ कहती उससे पहले ममता जी फिर से बोल पड़ी, चल अब एक कप गरम गरम चाय बना दे बहू, जब तक मैं फ्रेश हो लेती हूँ। तभी सुनील भी वहाँ आ गया और अपनी मासी के पाँव छूते हुए बोला, मासी कैसी हैं आप? आपको अचानक यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। तो ममता जी कुछ बोलते उससे पहले ही अंदर से मोहिनी की तेज चीख सुनाई दी, नहीं मत मारो मुझे। उनकी आवाज़ इतनी तेज थी कि सुनील भागता हुआ माँ के कमरे की ओर गया और पीछे पीछे ममता जी और सुमन भी दौड़ी। जैसे ममता जी कमरे में पहुंची, अपनी बहन की हालत देखकर दंग रह गई। बिस्तर पर बैठी मोहिनी जी कांप रही थी, आंखों में डर और चेहरे पर पसीना। ममता जी एक पल के लिए जैसे पथरा गई हों। वो दौड़कर मोहिनी जी के पास पहुंची। उन्होंने झुककर अपनी बहन का चेहरा थामा और बोली, दीदी ये तुम्हें क्या हो गया है? किससे डर रही हो? मैं हूँ तुम्हारी बहन ममता। देखो मेरी तरफ। तो मोहिनी जी का चेहरा कांप रहा था, जैसे किसी डरावने सपने से अभी अभी जगी हो। वो एकटक सुनील को देख रही थी और उनके होठों से बस एक फुसफुसाहट निकली, मत भेजो मुझे वहाँ, मैं पागल नहीं हूँ। ये सुनकर ममता जी ने चौंक कर सुनील की तरफ देखा। सुनील, ये क्या कह रही है तेरी माँ? और ये सब क्या कब से चल रहा है? ममता जी ने थोड़ा तेज आवाज में कहा। तो सुनील धीमे स्वर में बोला, कुछ दिनों से माँ की हालत ऐसी होती जा रही है। मासी कभी अचानक चीख पड़ती हैं तो कभी रोने लगती हैं। मैं डॉक्टर को दिखाना चाहता था, लेकिन सुमन ने तुरंत बात काट दी। पर मासी जी, हम कहाँ ले जाते? अगर कहीं डॉक्टर ने एडमिट कर लिया तो समाज क्या कहेगा कि माँ पागल हो गई हैं। तो ममता जी ने उसकी तरफ देखा पर कुछ नहीं बोली। उन्होंने अपनी बहन मोहिनी जी की ओर देखा, फिर उनके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, तो फिक्र मत कर दीदी, अब मैं आ गई हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अब मैं यहीं रहूँगी जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। उनके स्वर में वो अपनापन था जो केवल बहनों के रिश्तों में होता है, निस्वार्थ, मजबूत और सच्चा प्रेम। तभी पास में खड़ी सुमन हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, अरे मसी, आप कितने दिन के लिए आई हैं? मैंने तो सोचा था 2-4 दिन के लिए आई हैं। तो ममता जी ने उनकी आंखों में देखते हुए हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं बहू, जब तक मेरी बहन की तबीयत अच्छी तरह से ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं रहूँगी। वैसे भी अब उसे अच्छी देखभाल की ज़रूरत है और वो देखभाल मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। ये सुनकर पास ही खड़ा सुनील, जो माँ की हालत को लेकर अंदर ही अंदर टूट रहा था, एक गहरी सांस लेकर बोला, मासी आप सच कह रहे हैं ना कि आप यहीं रहेंगी? अब जब आप हैं तो मुझे बहुत राहत मिल रही है। मैं माँ को ऐसे नहीं देख सकता, पर अब लग रहा है कि सब ठीक हो जाएगा। तभी सुमन ने भी झूठी मुस्कान के साथ कहा, हाँ बिल्कुल मासी, आप हैं तो हमें भी तसल्ली रहेगी। अब मोहिनी जी को नींद आ चुकी थी। ममता जी ने प्यार से बहन की ओर देखा और फिर धीमे स्वर में बोली, चलो दीदी सो गई हैं, अब उन्हें आराम करने दो। और बहू, तुमने मुझे अभी तक चाय भी नहीं पिलाई। कहते हुए ममता जी बाहर आ गए तो सुनील और सुमन भी बाहर आ गए। पूरा दिन ऐसे ही बीत गया। रात के समय घर में सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। सादगी भरा माहौल था। तभी सुमन ने अपनी मुस्कुराहट को बड़ी चालाकी से छुपाते हुए कहा, मासी जी एक बात पूछूं, आपको डर नहीं लगता माँ जी के इस पागलपन से? ये सुनकर एक पल को टेबल पर सन्नाटा छा गया।
सुनील ने अपनी थाली छोड़ दी और गुस्से से सुमन की ओर देखते हुए बोला, सुमन ये तुम क्या बोल रही हो? मेरी माँ ठीक है, बस कभी कभी उन्हें कुछ याद नहीं रहता। और हाँ, मेरी माँ पागल नहीं है। सुनील की आवाज़ में अपनी माँ के लिए सम्मान और गुस्सा दोनों था। ममता जी ने भी कड़क लहजे में कहा, बहू आज तो ये बात मुंह से निकल गई, लेकिन आगे से भूल कर भी मेरी बहन को पागल मत कहना। ये सुनकर सुमन का चेहरा अचानक फीका पड़ गया। वो सहमी हुई दिखने लगी, लेकिन मन ही मन उसकी चालाकी मुस्कुरा रही थी कि पागल नहीं हुई तो हो जाएगी, दवाई धीरे धीरे असर तो कर ही रही है। डाइनिंग टेबल पर सबने जैसे खाना तो खाया, लेकिन उस रात सबके मन में कोई न कोई खामोश हलचल ज़रूर चल रही थी। खाना खाने के बाद सब सोने चले गए तो ममता जी भी अपनी बहन के कमरे में सोने के लिए चली गईं। दरवाज़ा धीरे से बंद किया और अपनी बहन के पास जाकर बैठ गईं। तभी मोहिनी जी ने आंखें खोली तो दोनों बहनों की आंखों में एक सी चमक थी। ममता जी ने धीरे से कहा, दीदी सब वैसा ही हो रहा है जैसा तुमने सोचा था, अब आगे क्या करना है? तो मोहिनी जी ने हल्के से सिर हिलाया और बोली, अब वक्त है मेरी बहू को उसकी ही भाषा में जवाब देने का। तू बस यूं ही सब कुछ देखती रहे। लेकिन सुमन को पता नहीं चलना चाहिए कि तुझे कुछ भी पता है। उन दोनों की आंखों में एक ही उद्देश्य था, सच्चाई को सामने लाना और बहू की साजिश को उजागर करना, जो अपनी सास को पागल साबित कर देना चाहती थी। दरअसल मोहिनी जी ने ही अपनी बहन ममता जी को फ़ोन करके यहाँ बुलाया था। दीदी बताओ ना, अब हमें क्या करना है? ममता जी ने मोहिनी जी की तरफ देखते हुए कहा। तो मोहिनी जी बोली, बस तुम कल किसी भी तरह से मुझे मंदिर ले चलो, वहीं मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। अगले दिन सुबह मोहिनी जी के चेहरे पर एक अलग ही आत्मविश्वास था, जैसे आज कुछ महत्वपूर्ण होने वाला हो। जैसे ही दोनों बहनें तैयार होकर मंदिर के लिए जाने लगी तो सुमन ने हैरानी से उन्हें देखते हुए कहा, मासी जी इतनी सुबह सुबह मंदिर, कोई विशेष पूजा है क्या? तो ममता जी हल्के से मुस्कुराते हुए बोली, बस यूं ही मन किया भगवान के दर्शन करने का और दीदी का मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा, इसीलिए सोचा मंदिर हो आते हैं। तभी पीछे से सुनील ने थोड़ा परेशान होते हुए कहा, मासी आपको तो पता है माँ की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है, ऐसे में आप अकेले कैसे संभालोगे? तो सुमन ने भी तुरंत हाँ में हाँ मिलाई, जी मासी जी अगर मंदिर जाने का इतना ही मन है तो मैं भी साथ चलती हूँ। तभी ममता जी ने सुनील के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तो फिक्र मत कर, तेरी माँ बिल्कुल ठीक है। जब तक मैं उनके साथ हूँ उन्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और हाँ बहू, तुम्हारा साथ चलना भी ज़रूरी नहीं है, तुम अपने घर के काम देखो। इतना कहकर वो दोनों बहनें मंदिर के लिए निकल गईं। लेकिन अब सिर्फ दर्शन के लिए नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की ओर कदम बढ़ाने। इधर सुनील के ऑफिस जाते ही सुमन ने अपनी माँ के पास फ़ोन मिलाया और झुझलाते हुए बोली, माँ ये मेरी मासी सास है ना, पता नहीं कब तक यहाँ टिकी रहेंगी। मैं तो इस बुढ़िया से ही तंग आ चुकी थी, अब इसकी बहन भी हमारी छाती पर मूंग डलने आ गई है। उसकी बातें सुनते ही उधर से उसकी माँ की आवाज़ थोड़ी सख्त हो गई। देख बेटा, जो तू कर रही है वो ठीक नहीं है, आखिर सास भी तो माँ ही होती है। तभी सुमन ने लगभग चिल्लाते हुए कहा, देखो माँ, अब आप फिर से वही शुरू मत कर देना। यही वजह है कि मैं आपसे ज़्यादा बात नहीं करती, आप हमेशा उनकी तरफदारी करती हैं। लेकिन बेटा, जो तू कर रही है उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सुनील तुझे कितना प्यार करता है और तू है कि उसकी माँ को ही पागल बनाने पर तुली हुई है। अब उसकी माँ कुछ और बोलती उससे पहले ही सुमन ने गुस्से में फ़ोन काट दिया। उसके चेहरे पर हल्की बेचैनी थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी चालाकी, वो चिंगारी साफ झलक रही थी। उधर मंदिर पहुंचकर मोहिनी जी और ममता जी ने सबसे पहले भगवान के दर्शन किए और फिर कुछ देर वहां शांति से बैठने के बाद मंदिर के प्रांगण में एक कोने की तरफ जाकर मोहिनी जी ने ममता जी का हाथ पकड़ते हुए कहा, ध्यान से सुन, अब हमें क्या करना है, लेकिन जो भी होगा उसका एक एक कदम सोचना पड़ेगा। किसी को ज़रा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। हाँ दीदी, तू बस बोल, अब मैं तेरे साथ हूँ, जो भी करना है करेंगे, लेकिन अब तेरी चुप्पी और आंखों में आंसू नहीं देखे जाते। तभी मोहिनी जी ने थोड़ा झुककर धीमे स्वर में कहा, ममता ये बता, मैंने तुझसे जो कहा था वो गुप्त कैमरा क्या तू ले आई है? तो ममता जी ने तुरंत अपने बैग की तरफ इशारा किया और मुस्कुराते हुए बोली, हाँ दीदी, मैं लाई हूँ, अपने पोते से मंगवाया था। बहुत ही छोटा और ख़ास कैमरा है, दीवार में या शोपीस में भी लगा दो तो किसी को भनक तक नहीं लगेगी। ये सुनकर मोहिनी जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे किसी युद्ध की तैयारी पूरी हो गई हो। बहुत अच्छा किया तूने ममता, अब बस इसे सही जगह लगाना है और फिर देख कैसे सब सामने आएगा।
वो मुझे पागल साबित करने की जो कोशिश कर रही है, अब खुद को नहीं बचा पाएगी। मोहिनी जी की बात सुनकर ममता जी थोड़ी देर चुप रही, फिर उनके चेहरे पर सवालों की परछाई उभर आई। लेकिन दीदी, एक बात तो बताओ, तुझे कैसे पता चला कि वो तुझे पागल बनाने की साजिश कर रही है? ये सुनकर मोहिनी जी का चेहरा पल भर में स्याह हो गया। आंखें एकदम शून्य में ताकने लगी, जैसे कोई बहुत भयानक दृश्य फिर से जहां में लौट आया हो। मोहिनी जी फिर से धीरे से बोली, ममता, उस दिन मैं पार्क में अकेली बैठी थी, तभी अचानक मैंने बहू को देखा कि वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी, लेकिन उसको पता नहीं था कि मैंने उसकी वो सारी बातें सुन ली थी। उसके वो शब्द आज भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। वो कह रही थी, क्या अभी 1 महीना और लगेगा मेरी सास को पागल होने में? तो मैं उन्हें रोज़ दवाई और चाय टाइम से दे रही हूँ, फिर असर इतनी देर से क्यों हो रहा है? ऐसा कोई दवाई नहीं है जहाँ क्या जिससे ये जल्दी ही अपना दिमाग खो बैठे? कहते हुए मोहिनी जी का गला भर आया। मगर उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा कि फिर बहू ने जो कहा उससे मेरी रूह कांप तक को डरा दिया। उसने कहा, ऐसा करो, मेरी सास को एक इंजेक्शन देकर ही मार दो, फिर न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ये सुनकर ममता जी की आंखों में आंसू और गुस्से का तूफान एक साथ उमड़ पड़ा। क्या इतनी घटिया सोच, जान से मारने की साजिश? अब तो इसे भगवान भी माफ नहीं करेगा दीदी। अब इसके हर एक पाप का पर्दाफाश होगा और दुनिया देखेगी कि अपनी सास को पागल बनाने वाली बहू का क्या हाल होता है। तभी मोहिनी जी ने कहा, चल ममता, अब सुमन की सच्चाई सुनील के सामने लाने का वक्त आ गया है। ये कहते ही दोनों बहनें मुस्कुराईं। आज बहुत दिनों बाद मोहिनी जी हंस पाई थीं। अब दोनों बहनों का मन एक ही लक्ष्य पर केंद्रित था, सच का पर्दाफाश करना। लेकिन चुपचाप बड़ी चालाकी और समझदारी से घर लौटने के बाद ममता जी ने मौका देखकर वो छोटा गुप्त कैमरा निकाला जो उन्होंने अपने पोते से मंगवाया था। सबसे पहले उन्होंने मोहिनी जी के कमरे में ठीक उसी जगह लगाया जहां से पूरा कैमरा साफ देख सके। फिर उन्होंने एक और कैमरा रसोई घर में लगाया जहां सुमन अक्सर उनकी दवाइयां और चाय का इंतज़ाम करती थी। दूसरे दिन एक ऐसा मौका आया जिसका उन्हें इंतज़ार था। सुनील के ऑफिस जाते ही सुमन ने कहा, मासी जी, आप दोनों के लिए चाय बना दूं क्या? तो ममता जी ने धीरे से कहा, बहू, मैं तो नहाने जा रही हूँ, लेकिन दीदी बोल रही थी चाय पीने के लिए, तो उसे बनाकर दे दो। ये सुनकर सुमन के चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ गई। उसको लगा कि ये सही मौका है सास से बात करने का, या यूं कहें अपना असली रूप दिखाने का। मोहिनी जी अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी, तभी उससे उन्हें कुछ आभास हुआ कि तूफान आने वाला है। तभी दरवाजा खुला और सुमन चाय की ट्रे अंदर लेकर आई। लो माँ जी, आपके लिए चाय लाई हूँ, सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन उसकी मुस्कान में एक अजीब सी चालाकी झलक रही थी। मोहिनी जी ने जैसे उसकी आंखों में देखा, उन्हें एहसास हो गया कि ये मौका है। उन्होंने तुरंत अपनी योजना पर अमल करते हुए फिर से डर का नाटक शुरू कर दिया। उनके हाथ पांव कांपने लगे। सुमन पहले तो कुछ पल उन्हें देखती रही, फिर जैसे उसे यकीन हो गया कि सास को फिर से दौरे पड़ रहे, वो अचानक बदल गई। उसने मोहिनी जी को देखा और जोर से हंसते हुए बोली, देखा बुढ़िया, मेरी दी हुई दवाई का असर दिखने लगा है। अब वो दिन दूर नहीं जब इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरा राज होगा। तेरे बेटे को तो मैं अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। अभी तक तो वो माँ की माला जपता था, अब देखना सिर्फ और सिर्फ अपनी बीवी की माला जपेगा। इतना कहकर जोर से हंसी और फिर जाते हुए अपनी सास को पैरों से धक्का देकर बाहर निकल गई, जिसने मोहिनी जी पलंग के नीचे गिर पड़ी। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। मोहिनी जी ने कुछ पल बाद धीरे से उठते हुए चारों ओर देखा। उसकी सांसें तेज चल रही थी, लेकिन उनकी आंखों में आंसुओं के साथ एक सुकून भी था। उन्होंने चुपचाप जाकर वो छोटा गुप्त कैमरा बंद किया और सावधानी से उसे एक कपड़े में लपेट कर अलमारी में छुपा दिया। अब उनके पास सबूत था सुमन की असलियत का, उसके इरादों का। जैसे शाम को सुनील घर लौटा तो दरवाजा खोलते ही सुमन जोर जोर से रोते हुए सुनील के गले लग गई और बोली, देखो सुनील, मुझे अब इस घर में नहीं रहना। आज तो तुम्हारी माँ ने मेरा गला ही घोट दिया था। बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर निकली हूँ। ये सुनकर सुनील एकदम से दंग रह गया। क्या माँ ने तुम्हारा गला घोटा? उसने तुरंत अपनी माँ की ओर देखा, जो अब भी चुपचाप अपने कमरे के दरवाजे के पास बैठी थी। ममता जी को यकीन नहीं हुआ कि सुमन इतना बड़ा इल्जाम लगा रही है। तभी सुमन ने अपनी गर्दन दिखाते हुए कहा, ये लाल निशान देखो, और क्या सबूत चाहिए तुम्हें? बहुत हो गया सुनील, अब समय आ गया है कि तुम अपनी माँ को पागल खाने भिजवा दो, इससे पहले कि वो अब किसी की जान ले लें। ये सुनकर सुनील एकदम गुस्से में आ गया। उसने कहा, तुम होश में तो हो सुमन, क्या बकवास कर रही हो? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती। तभी ममता जी गुस्से में कांपती हुई सुमन की तरफ बढ़ी और बोली, तुझे शर्म आनी चाहिए ऐसी नीच हरकतें करते हुए। लेकिन सुमन भी कहाँ रुकने वाली थी। वो पलट कर बोली, मासी जी, आप हमारे घरेलू मामलों में दखल अंदाजी ना दें तो ही बेहतर होगा। तभी मोहिनी जी को अब तक शांत थी पूरी ताकत से आगे बढ़ी और एक जोरदार तमाचा सुमन के गाल पर जड़ते हुए बोली,
खबरदार मेरी बहन के बारे में एक भी शब्द कहा तो बहुत हो गया तेरा ड्रामा। ये सुनकर सुमन सन्न रह गई। उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसकी सास ने उसे तमाचा मारा है। उसके चेहरे पर डर और झटका दोनों साफ दिखाई दे रहे थे। तभी वहीं खड़े सुनील ने जैसे अपनी माँ को पूरे होश हवास में देखा तो उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो दौड़कर अपनी माँ के पास गया और कांपती आवाज में बोला, माँ आप तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन सुमन कह रही थी कि आप पागल हो गई हैं। तभी मोहिनी जी उसकी ओर देखा, फिर भर्राई आवाज में बोली, सही कहा, इसने मुझे पागल बनाने में तो कोई कसर छोड़ी ही नहीं थी। इसका बस चलता तो आज तेरी माँ किसी पागल खाने की सलाखों के पीछे होती। ये सुनकर सुमन अब बनावटी आंसू लिए बोली, ये आप क्या बोल रही हैं? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सुनील अब हक्का बक्का खड़ा था, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ आप ये सब क्या बोल रही हैं? मोहिनी जी ने सुनील की तरफ देखा और दृढ़ आवाज में बोली, सुनील अब वक्त आ गया है कि तू अपनी आंखों से सब कुछ देखे। ये वो सच है जो तू अब तक नहीं देख पाया। उन्होंने अपने कमरे में लगे गुप्त कैमरे से निकाला गया मेमोरी कार्ड अपनी मुट्ठी से बाहर निकालकर सुनील के हथेली पर रख दिया। तभी ममता जी भी तुरंत रसोई की ओर मुड़ी और वहां छिपे दूसरे कमरे का मेमोरी कार्ड भी निकाल लाई और सुनील के हाथ पर रखते हुए बोली, और ये है वो दूसरा कार्ड जो रसोई में खेल रहा था ना, वो भी रिकॉर्ड हुआ है। अब फैसला तो खुद करेगा कि तुम्हें क्या करना है। वो सुनील ने कांपते हाथों से दोनों कार्ड अपने लैपटॉप में लगा। जैसे उसने पहले वीडियो प्ले किया तो सबकी नजरें स्क्रीन पर टिक गई। वीडियो में वही सीन चल रहा था जो सुमन ने अपनी सास के साथ हरकत की थी। देख मेरी दी हुई दवाई का असर, अब तो तू दिन दूर नहीं जब इस घर में मेरा राज होगा। तेरा बेटा तो मेरी उंगलियों पर नाच करेगा। अभी तक माँ की माला जपता था ना, मेरी माला जपेगा। चल पागल कहीं की। और फिर चलते हुए सुमन ने अपनी सास को पैरों से धक्का दे दिया। ये सब देखकर पूरे घर में एकदम सन्नाटा सा छा गया। सुनील की आंखें फटी की फटी रह गई। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या देख रहा है और क्या महसूस कर रहा है। तभी सुमन तिलमिलाते हुए बोली, ये सब झूठ है, ये दोनों मिलकर मुझे फंसाना चाहती हैं, ये सब इनकी चाल है। लेकिन जैसे ही सुनील ने गुस्से से उसकी ओर देखा तो सुमन की जुबान लड़खड़ा के उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो धीरे कदमों से जाकर कमरे के एक कोने में खड़ी हो गई। अब उसमें कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं बची थी। तभी सुनील ने दूसरा मेमोरी कार्ड लैपटॉप में लगाया तो उसमें सुमन ने चाय में दवाई मिलाते हुए साफ दिखाई दे रही थी। ये देखकर सुनील की रग रग सुलग उठी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर अब वो आंसू दर्द के नहीं, गुस्से और शर्म के थे। उसने सुमन की ओर देखा और एक जोरदार तमाचा उसके गाल पर जड़ते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को पागल बनाने की? सुमन कुछ नहीं बोली, बस तब से खड़ी रह गई। उसकी अब आंखों में हैरानी और दर्द साफ झलक रहा था। तभी मोहिनी जी ने सुनील की आंखों में देखकर भरे गले से कहा, बेटा मुझे माफ़ कर देना। इस घर को और तुझे बचाने के लिए मुझे और ममता को ये सब करना पड़ा ताकि सुमन का असली चेहरा तेरे सामने आ सके। अब तू तय कर तुझे क्या करना है। तो सुनील ने गहरी सांस लेते हुए कहा, करना क्या है माँ, अब ये इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। ये सुनते ही सुमन मोहिनी जी के पैरों में गिर पड़ी। माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, जो हुआ वो मेरी गलती थी, मगर मुझे इस घर से मत निकालिए। लेकिन तभी सुनील ने गुस्से में उसका हाथ पकड़कर घसीटते हुए बाहर गाड़ी में ले जाकर बैठा दिया। अब सुमन डर गई थी, बिना कुछ कहे चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। कुछ देर बाद सुनील ने गाड़ी सीधे सुमन के मायके के बाहर रोक दी और उतरते ही सुमन का हाथ पकड़कर दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला, चलो अब तो। सुमन रोते हुए बोली, सुनील हाथ छोड़ो, मेरा दर्द हो रहा है। आवाज़ सुनकर सुमन की माँ कावेरी जी दरवाज़ा खोलकर सामने आई और बेटी को ऐसी हालत में देखकर चौंक उठी। अरे ये सब क्या हो रहा है? तो सुनील उनकी ओर घूरते हुए बोला, संभालिए अपनी बेटी को और ख्याल रखिए। अब अगर इसने मेरे घर में कदम भी रखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तलाक के कागज जल्द आपके पास पहुंच जाएंगे। इतना कहकर सुनील बिना पीछे देखे वहां से निकल गया। तो सुमन वहीं दरवाजे पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसकी माँ ने नाराजगी से उसकी ओर देखते हुए कहा, देखा इसीलिए कहती थी कि ये सब मत कर, पर तुझे तो सिर्फ सास को पागल करने की पड़ी थी। अब रोती रह जिंदगी भर। इतना कहकर उसकी माँ भी अंदर चली गई। सुमन अब अपने किए पर पछता रही थी, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ सुनील माँ के पास लौट कर आया। मोहिनी जी को गले से लगाकर रो पड़ा, माँ ये सब अगर आपने पहले बता दिया होता तो आपको ये दिन नहीं देखने पड़ते। तभी मोहिनी जी आंखों में अभी आंसू भर आए। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा मैं डरती थी कि अगर मैंने तुझे बहू के बारे में कुछ भी कहा तो तू मुझे गलत समझेगा। तभी ममता जी मुस्कुराते हुए आई और बोली, ये लोग गर्मा गर्म हलवा लेकर आई हूँ,
अब बहुत हो गया रोना धोना, सब ठीक हो गया है और हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो ऐसी बहू के जाल से बचा लिया। अब घर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। दुख की जगह खुशी थी। दोनों बहनों की आंखों में अब आंसू नहीं, सिर्फ सुकून और संतोष की चमक दिखाई दे रही थी। उधर सुमन ने लालच में आकर अपना सब कुछ खो दिया। वो चाहती थी कि उसका पति केवल उसी का बना रहे, लेकिन अपने स्वार्थ में वो ये भी भूल गई थी कि प्यार, सम्मान और अपनापन और ज़बरदस्ती से नहीं मिलता। वो तो अपने कर्मों और सच्चे दिल से कमाया जाता है, जो वो कमाने में असफल रही। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ में। थैंक यू।